नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया प्लानिंग करते हैं कि उसे पहले ये था कि वो पहले आकाश को इंडिया वापस भेजना चाहते थे, लेकिन अगर जब रोहित और रनिका उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अब तो उन्हें रोहित और रनिका को भी पेरिस से यहाँ से जल्द भेजना होगा, नहीं तो वो उसके राज तक पहुँच ही जाएंगे। यहाँ करण गुलेरिया अभी भी अपने ही ख्यालों में थे कि आखिर उन्हें कैसे पता चला था कि अंजलि की बेटी का सच। अगर वो सालों पहले यहाँ इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग को लेने के लिए अगर पेरिस नहीं आए होते तो वो भी शायद कभी भी अंजलि की बेटी का सच के बारे में नहीं जान पाते, उन्हें भी कभी उस सच के बारे में पता ही नहीं चलता। इधर इंडिया में दिल्ली में मारवा हाउस में अभी आयशा मारवा के बने हुए क्लोन को प्रीति अभी इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि चाहे जो भी हो जाए वो इस रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। प्रीति यहाँ पर उस क्लोन को अच्छे से समझा रही थी, क्योंकि अगर वो क्लोन इस कमरे से बाहर गया तो यहाँ पर मौजूद सभी घर वालों को उसके ऊपर शक हो जाएगा, और जिससे जो प्रीति बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सब रोहित के निर्देश के विरुद्ध था। प्रीति के इंस्ट्रक्शन के बाद अब वो क्लोन भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और फिर प्रीति आयशा मारवा के रूम से उसे समझाने के बाद अब बाहर निकलकर जल्दी से अब वो रोहित और अनिका के कमरे में चली जाती है। और रोहित और अनिका के कमरे में जाने के बाद अब वो वहां से प्रीति अब उनके बाथरूम से होकर सीधा ही सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगती है कि कुछ ही देर में प्रीति अब उस सीक्रेट लैब में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद अब अनिका का क्लोन वहां पर सीक्रेट लैब में ही था। प्रीति अब जल्दी से उस रूम में चली गई जहां पर सौम्या को रखा गया था, क्योंकि अनिका ने एक क्लोन को यहां पर मारवा हाउस में भी छोड़ा हुआ था, क्योंकि यहां पर सब कुछ देखने के लिए अब प्रीति ही सिर्फ अकेली थी, क्योंकि एनी और जॉन वो दोनों भी अनिका के साथ और रोहित के साथ यहाँ पर पेरिस में आए हुए थे। इसलिए अनिका का एक क्लोन था जो वहां पर प्रीति की हेल्प करता था प्रीति की एब्सेंस में। प्रीति अब जल्दी से सौम्या के रूम में जाती है, क्योंकि उस रूम में सौम्या के लिए एक अलग से उसका रूम था, इसलिए अब वो उसके रूम में जाती है। वहां पर जब प्रीति उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर सौम्या चेयर पर बैठी हुई अभी कुछ सोच रही थी। प्रीति सौम्या को ऐसे देखते हुए एक पल के लिए वो प्रीति सौम्या को देखकर कुछ सोचती है कि आखिर वो अभी भी क्या सोच रही है, कभी वो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में तो नहीं सोच रही। लेकिन फिर प्रीति अब सौम्या के पास गई और फिर अपने चेहरे को सौम्या के थोड़ा सा चेहरे के पास ले जाकर उसका धीरे सी आवाज में बोली, मैं तुमसे इस वक्त सिर्फ एक सवाल करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगी। प्रीति अपनी बात को बड़ी ही स्ट्रिक्टली कहती है, जिससे सौम्या बस प्रीति के चेहरे को ही देखती रहती है। इसलिए अब प्रीति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये फिर शायद तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे जितना पूछ रही हूँ तुम बस मुझे उतना ही जवाब देना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सही सही जवाब दो मेरे हर एक सवाल का, नहीं तो फिर उसका अंजाम तुम खुद ही जानना, उसके लिए फिर मैं भी शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रीति के इस सवाल पर अब सौम्या अब भी काफी ही अकड़ में कहती है कि कहो क्या जानना चाहती हो तुम। सौम्या की इस बात का प्रीति जवाब देते हुए कहती है कि 30 साल पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल से तुमने और दमयंती ने 2 बच्चों को चुराया था। प्रीति की ये बात सुनकर अब सौम्या एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि सौम्या भी अब ये सोचती है कि आखिर प्रीति को इस बात के बारे में आखिर इन लोगों को इस बात के बारे में पता कैसे चला। इसलिए वो प्रीति के चेहरे को घूर कर देखती है, लेकिन प्रीति उसके इस एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए प्रीति कहती है कि हॉस्पिटल से जाने के बाद तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं अभी। प्रीति के इस सवाल पर अब सौम्या जोर जोर से एकदम से हंसने लग जाती है, क्योंकि अब जिस तरह से प्रीति अब उससे सवाल पूछ रही थी उस वजह से अब सौम्या, क्योंकि प्रीति को इग्नोर करना चाहती थी, इसलिए अब वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है।
उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर हालांकि प्रीति को भी बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच लेती है, लेकिन अभी अनिका के कहे अनुसार उसे हर हाल में उससे इस सवाल का जवाब जानना था, इसलिए वो अभी अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। सौम्या कुछ देर तक ऐसे प्रीति पर हंसती है और फिर वो कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम जो मुझसे पूछने के लिए आई हो वो तो मैं तुम्हें हरगिज भी नहीं बताऊंगी। ये सुनते ही तो प्रीति ने का गुस्सा अब एकदम से ही उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया था, क्योंकि प्रीति ने यही सोचा था कि शायद सौम्या उसे आराम से ये सब बता दे और उसे ये सब कुछ ना करना पड़े। लेकिन अब जब सौम्या ने उसे ये सब कुछ नहीं बताया तो प्रीति ने अब सौम्या को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सौम्या ने उसे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम्हें अब तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरे पीछे कौन लोग हैं? क्या तुम लोग अभी तक भी ये सब नहीं समझे हो, या फिर तुम लोग वो दिन भूल गए हो जब मारवा हाउस पर अटैक हुआ था? सौम्या अब यहाँ पर प्रीति को गिदड़ धमकियां देने लग जाती है। वो अब प्रीति को डराने की कोशिश करती है ताकि उसे उसके सवाल का जवाब भी ना देना पड़े और वो उसे यहाँ से ऐसे ही भेज दे। इसलिए अब प्रीति के गुस्से को बढ़ाते हुए अब सौम्या फिर से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो अटैक क्या सिर्फ आयशा मारवा को किडनैप करने के लिए ही किया गया था? क्योंकि सौम्या भी अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि यहाँ पर मारवा हाउस पर अटैक हुआ था। जिस तरह से मारवा हाउस में भगदड़ मची हुई थी उससे सौम्या भी इस बात के बारे में जान गई थी। इसलिए अब सौम्या बस उन्हीं बातों को प्रीति को याद दिलाते हुए ये सब कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो लोग मुझे भी यहाँ से ले जाएंगे, तुम बस देखती ही रहना। वो लोग बहुत ही जल्द आएंगे और मैं यहाँ से कुछ ही मिनटों में तो छोड़ो, कुछ ही सेकंडों में तुम्हारी ही नजरों की आंखें से एकदम से ओझल हो जाऊंगी। सौम्या की ये बात प्रीति भी अच्छे से समझ रही थी कि आखिर सौम्या क्या कहना चाह रही है। वो बस प्रीति को ये गिदड़ धमकियां देकर अपनी पावर और अपने पीछे के लोगों की पावर को याद दिलाना चाहती थी। लेकिन सौम्या की ये बात सुनकर अब प्रीति भी सौम्या को उसकी बात का अच्छे से जवाब देते हुए कहती है, हाँ मुझे अच्छे से याद है और मैंने अच्छे से देखा भी था। अरे कितने डरपोक लोग थे वो, जिनकी तुम यहाँ पर इतनी बढ़ाइयाँ कर रही हो, जिनके दम पर तुम यहाँ पर इतनी उछल रही हो। मैंने देखा था उन लोगों को जो यहाँ से हार कर गए हैं और उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने इसलिए ही तो उन लोगों ने पीछे से वार किया। अरे जो लड़ाई होती है लड़ाई आमने सामने की होती है, लेकिन तुम लोग और तुम्हारे लोग ये सब बुज़दिल हैं, बुज़दिल। प्रीति की ये बात सुनकर तो अब सौम्या का एकदम से ही खून खोल जाता है, क्योंकि प्रीति उन्हीं के आदमियों को यहाँ पर बुज़दिल कह रही थी। इसलिए प्रीति की ये बात सुनकर अब सौम्या फिर से कहती है, तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हें नहीं लगता अब की बार अगर कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम तुम भी देख लेना, क्योंकि अब की बार नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। सौम्या की इस बात पर अब प्रीति ने सौम्या के बालों को एकदम से पीछे की तरफ खींचा और कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो सब सच बता दो, वरना तुम्हें तो याद ही होगा ना कि अनिका दीदी तुम्हारा क्या ही हाल करेगी। शायद तुम पिछली वाली बातों को भूल गए हो कि अनिका दीदी को तुम लोगों के मुंह से कुछ भी सच निकलवाने के लिए शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनिका का नाम आते ही सौम्या एकदम से ही सहम जाती है। वो समझ जाती है कि अगर सच में ही यहाँ पर वो आ गई तो वो उसे कुछ ही समय लगेगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अनिका ने उससे सारा ही सच निकलवाया था वो बात वो अभी तक नहीं भूली थी। उसे अभी भी वो दर्द अच्छे से याद था। इसलिए प्रीति अब सौम्या की उसी दबी हुई नस को दबाने की कोशिश करती है कि शायद अनिका का नाम लेने से वो उसे बिना कुछ किए ही सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन प्रीति की इस बात को सुनकर भी अब सौम्या कोई भी जवाब नहीं देती। अब सौम्या बिल्कुल से चुपचाप से बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। सौम्या की इस बात पर अब प्रीति ने सौम्या को कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, इसके लिए फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद अब प्रीति अपने कदमों को बाहर निकालने लगती है। प्रीति अब उसके कमरे से जाते हुए अब आवाज लगाती है, अनिका दीदी, क्योंकि अब आप देखिए, अब आप ही इसको संभाल सकती है। ये कहते हुए ही अब प्रीति उस रूम से आवाज लगाते हुए ही बाहर जाने लगती है। प्रीति के आवाज को बाहर जो अनिका का कलोन था वो अच्छी तरह से सुन रहा था, क्योंकि प्रीति ने उस कलोन को पहले ही सारी ही बातों को समझा दिया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि अनिका के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही प्रीति यहाँ पर सब कुछ कर रही थी।
जब प्रीति यहाँ पर अनिका दीदी चिल्ला रही थी, तब अनिका का क्लोन जो बाहर उसके कमरे के बाहर ही मौजूद था, अब वो जल्दी से लैब के तरफ आने की कोशिश करती है। अनिका का नाम सुनकर तो अब सौम्या भी एकदम से ही सहम जाती है, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अनिका की अब किसी भी टॉर्चर को वो अपने ऊपर सह पाती। जब उसकी नज़र जब दरवाजे पर जाती है तो उसने देखा कि अब तक अनिका दरवाजे से अंदर आ रही थी। सौम्या ने इतने दिनों से अपनी एंटी एजिंग की डोज भी नहीं ली थी, जिसकी वजह से वो खुद भी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस कर रही थी, और इतने लंबे समय से वो यहाँ पर मारवा हाउस के लैब में बंद थी। इसकी वजह से भी उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही वीकनेस महसूस हो रही थी। लेकिन सामने से यहाँ पर अनिका को आता हुआ देखकर तो अब वो सौम्या एकदम से ही थर थर कांपने लग जाती है। अब वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, देखो अनिका, तुम बस अभी वहीं पर ही रुक जाओ, तुम बिल्कुल भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। यहाँ पर सौम्या एक तरफ बैठी हुई ये सब चिल्लाई जा रही थी, लेकिन अनिका का क्लोन वो अभी भी आगे ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो सब ऐसे ही सौम्या के मुंह से उसे डराकर सारा सच निकलवाना चाहते थे। जितने कदम अनिका का क्लोन सौम्या की तरफ आगे एक एक करके बढ़ा रहा था, उतनी ही ज्यादा अब सौम्या कांपने लगी थी। जब अनिका के क्लोन को बस सौम्या तक पहुंचने में बस कुछ ही कदम की दूरी थी, तब सौम्या एकदम से ही चिल्लाती है, तुम वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे पास आने की भी मत सोचना। क्योंकि पिछली बार जब अनिका ने उसके ऊपर जो एक्यूपेंचर से जो सुइया वगैरह चुभाई थी, उसकी वजह से वो इतनी घबरा गई थी, इतनी डरी हुई थी कि वो अब अनिका की प्रेजेंस को अपने पास देखना तक नहीं चाहती थी। ये कहते हुए ही अब सौम्या अब प्रीति की तरफ अब देखती है। सौम्या को इस तरह से देखता हुआ समझकर अब प्रीति भी समझ जाती है कि शायद अब सौम्या उस रात के बारे में सच बताने के लिए तैयार है। इसलिए अब प्रीति अनिका को कहती है, दीदी आप यहीं रुको, मैं अभी देखती हूँ ये सच बताती है या नहीं। इसलिए अब प्रीति फिर से सौम्या के पास आती है, और उससे थोड़ी ही पीछे अब वहाँ पर अनिका का क्लोन भी जाकर खड़ा हो जाता है। अब सौम्या अपनी बात को आगे अब प्रीति को कहते हैं उस रात का सच सौम्या अब प्रीति को उस रात का सच बताने लगी। आखिर किस तरह से उसने और दमयंती ने लाइफ केयर हॉस्पिटल से अंजलि के बच्चे को चुराया था, वो हर एक बात यहाँ पर प्रीति को बता देती है। और फिर किस तरह से दमयंती ने उन लोगों से फाइट की थी, क्योंकि वो सारी बातें बता देती है कि जब वो हॉस्पिटल पर से उस बच्चों को लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर किसी ने उन बच्चों को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उनसे भी फाइट की थी, और उसने अंजलि की बच्ची को तो बचा लिया था, लेकिन वो लोग उसके बेटे को नहीं बचा पाए थे, और उसके बेटे को वो लोग जो उनसे फाइट कर रहे थे वो अपने साथ लेकर गए थे। फिर कैसे वो और दमयंती दोनों ने ही उस बच्ची के साथ बस में बैठकर राजस्थान चले गए थे, और दमयंती की डिलीवरी और उसके बाद रुद्रमादेवी का दोनों ही बच्चियों को चुराना, और सौम्या का दमयंती की बेटी को बचाना, और फिर सौम्या प्रीति को वो सब सच बताने लगी जो सिर्फ सौम्या और रुद्रमादेवी ही जानती थी। सौम्या यहाँ पर हर एक बात को प्रीति को बड़े अच्छे से बता देती है कि कैसे कैसे उन लोगों ने प्लानिंग की थी, कैसे उन्होंने डॉक्टर और नर्स को अपनी तरफ कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर और नर्स को इतने पैसे दिए थे कि उन्होंने बस अंजलि को यही बताया था कि उसको बस एक बेटा हुआ है। वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अगर ऐन वक्त पर वो वहाँ पर वो लोग उनसे उस बच्चों को छीनने की कोशिश नहीं करते तो सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि हमने जैसा प्लान बनाया था सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन पता नहीं उस समय पर वो लोग कहाँ से आ गए और वो हमारे साथ हाथापाई करने लगे। उस हाथापाई में उन लोगों ने दमयंती के हाथ से अंजलि के बेटे को तो छीन लिया था, लेकिन हम भी उसकी बेटी को अपने पास रखने में ही कामयाब हो गए थे, और उसे फिर हम वापस राजस्थान लेकर आए। लेकिन शायद किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था।
जब हम राजस्थान आ रहे थे तो दमयंती को भी खुद डिलीवरी का पेन हुआ, जिसकी वजह से अब दमयंती को भी फिर एक बेटी, दमयंती ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। और फिर जैसे ही दमयंती की मां यानी कि रुद्रमा देवी वहां पर आई तो उन्होंने दोनों ही बच्चियों को वो अपने साथ लेकर जाने लगी। लेकिन उसमें भी हमने एक बच्ची को तो बचा लिया था, लेकिन एक बच्ची को हम बचा नहीं पाए। अब सौम्या यहाँ पर तोते की तरह हर एक सच अब प्रीति के सामने तोते की तरह उगल देती है। मैं अब प्रीति को वो सब बातें भी बता देती है जो सिर्फ सौम्या और दमयंती ही जानती थी। सौम्या अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बातें भी बताने लग जाती है कि जब हॉस्पिटल में दमयंती को वो ये कह रही थी कि तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं माँ साहिब को देख कर आती हूँ। उस समय सौम्या अपनी बातें कहकर अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि तभी सौम्या को दमयंती की आवाज़ सुनाई दी कि उस बच्ची को बचाकर मेरे पास ले आना। सौम्या, उस बच्ची में मुझे उसके पापा की छवि दिखाई देती है, क्योंकि दमयंती उस बच्ची को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि दमयंती के पेट में भी राजीव गुलेरिया का ही बच्चा था। और इसलिए जब उसने अंजलि के बच्चों को चुराया था तो उसमें भी उसे राजीव गुलेरिया की ही छवि नजर आती थी। इसीलिए ही दमयंती चाहती थी कि जब भी सौम्या को उसकी अंजलि की बेटी मिले तो वो उसे उसी के पास ही लेकर आए। दमयंती की ये बात सुनकर तो अब सौम्या भी एकदम से हैरान होती है कि आखिर दमयंती उस बच्ची को अपने पास क्यों रखना चाहती है। लेकिन अब वो ज्यादा सवाल न करते हुए, क्योंकि दमयंती की हालत को देखते हुए अब सौम्या ज्यादा कुछ नहीं कहती और बस वो इतना ही कहती है कि तुम अभी भी उसे इंसान के बारे में ही सोच रही हो। तुम कैसी औरत हो? अरे जिस इंसान ने तुम्हें इतना धोखा दिया है, जिस इंसान ने तुम्हारे बच्चे तक को अपनाने से मना कर दिया है, तुम अभी भी उसी इंसान की झलक देखने के लिए तरस रही हो। अरे जिसने तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची को अपनाने से भी इनकार कर दिया, फिर भी पता नहीं तुम कौन सी मिट्टी की बनी हुई हो। ये कहते हुए सौम्या अब भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। और फिर वो आसपास के लोगों से अब वहां पर पूछती है कि क्या आपने एक औरत को यहाँ से जाते हुए देखा है? उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। क्या आप लोगों ने किसी ने उसे देखा है? सौम्या हर एक आदमी से जिससे भी वो हॉस्पिटल के बाहर मिल रही थी, वो हर एक आदमी से पूछने की कोशिश कर रही थी कि शायद किसी ने तो रुद्रमा देवी को वहां से भागते हुए देखा होगा और साथ में उसके हाथ में उस बच्चे को भी। सौम्या इसी बात को वहां खड़े हर आदमी से पूछ रही थी इसी उम्मीद से ताकि उसे कुछ तो पता चले कि तभी उसके सामने एक बच्चा आया और उसने सौम्या से कहा कि मैंने देखा है उस औरत को। क्योंकि जिस तरह से सौम्या उस औरत का हुलिया बता रही थी, उस हुलिया को सुनकर अब वो बच्चा कहता है कि हाँ आंटी, मैंने उसे देखा है। वो एक बच्ची को लेकर जंगल की तरफ भागी थी। वो बच्चा सौम्या को सारी ही बातें बता देता है कि कैसे वो औरत उसको लेकर एक जंगल की तरफ गई थी। उस बच्चे की ये बात सुनकर अब सौम्या ने उस बच्चे से पूछा कि किस दिशा में गई है वो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अब वो बच्चा अपने हाथ के इशारा करते हुए कहता है कि आंटी उस दिशा में गई है, मैंने उन्हें उसी दिशा में ही जाते हुए देखा है। उस बच्चे की बात को सुनकर अब सौम्या ने भी दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि सौम्या को भी हर हाल में बस यहाँ पर रुद्रमा देवी को रोकना था कि वो उसे बच्चे को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि जब उस बच्चे ने सौम्या को कहा था कि वो उस बच्ची को लेकर वहां पर गई है, तो सौम्या भी डर गई थी कि कहीं रुद्रमा देवी उस बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि रुद्रमा देवी राजीव गुलेरिया से जितनी नफरत करती थी वो सौम्या अच्छी तरह से जानती थी। क्योंकि जब रुद्रमा देवी को दमयंती देवी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तो वो उसके बिल्कुल ही खिलाफ थी और वो राजीव गुलेरिया से भी नफरत करती थी और उसके होने वाले बच्चे से भी। मैं अब बस इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उस जंगल की तरफ दौड़ते ही जा रही थी। जब वो आगे बढ़ी तो सौम्या उस जंगल के पास गई तो उसने देखा कि वो बच्ची जमीन पर ऐसे ही पड़ी है, लेकिन सौम्या के पैरों से जमीन तब खिसक गई थी जब उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर से माँ साहिब अपने हाथ में कुछ पत्ते लेकर आ रही है। सौम्या ने उन पत्तों को देखकर ही पहचान लिया था कि ये तो जहरीली घास के पत्ते हैं। सौम्या अब उन पत्तों को देखकर समझ गई थी कि रुद्रमा देवी उन पत्तों के रस को उस बच्ची को पिलाने वाली थी।
क्योंकि रुद्रमा देवी उस बच्ची को वहां पर रास्ते में ही लेटाकर अब उन पत्तों को तोड़ने के लिए चली गई थी, जिसके रस से यहाँ पर रुद्रमा देवी उस बच्ची की जान लेने वाली थी। सौम्या ये सब दूर खड़ी होकर देख रही थी। यहाँ सौम्या ने बच्ची की तरफ अपनी एकदम से दौड़ लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रमा देवी बिना सौम्या की परवाह किए उस बच्ची के पास चली गई थी, क्योंकि सौम्या यहाँ पर उस बच्ची को बचाना चाहती थी, जबकि रुद्रमा देवी उस बच्ची को हर हाल में वो रस पिलाकर उसे मारना चाहती थी। रुद्रमा देवी ने उन पत्तों को अपने एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से उन्हें वहां पर आकर मसलने लगी और फिर वो अपने हाथों को उस बच्ची के मुंह के पास ले गई। इससे पहले कि उस रस की एक बूंद भी बच्ची के मुंह में जाती, सौम्या ने रुद्रमा देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि जिससे वो दूसरी तरफ जाकर गिर गई और उसके हाथ से वो रस और पत्ते भी गिर गए। फिर सौम्या ने रुद्रमा देवी को धक्का देने के बाद सौम्या ने जल्दी से अब उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और फिर वो दूसरी तरफ भागने लगी। सौम्या जब उसे बच्ची को लेकर वहां से भाग रही थी, तब उसे रुद्रमा देवी की आवाज सुनी। रुद्रमा देवी ने वहां गिरे हुए ही उसे चिल्ला कर कहा, रुक जाओ सौम्या, वहीं के वहीं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह ही माना था। रुद्रमा देवी यहाँ पर सौम्या को वार्निंग देती है। ये कहते हुए ही अब रुद्रमा देवी की इस बात को सुनकर भी अब सौम्या नहीं रुकती, क्योंकि वो अब इस हाल में हर हाल में अब इस बच्ची को बचाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि रुद्रमा देवी ये ऐसा हरगिज भी नहीं चाहती थी, उसके ऊपर खून सवार था, वो बस आज इस बच्ची को किसी भी तरह से मौत के घाट उतारना चाहती थी। जब रुद्रमा देवी ने ये देखा कि सौम्या ने उसकी बात का कोई भी सौम्या के ऊपर असर नहीं हुआ है, तो ये देखते ही दमयंती देवी ने रुद्रमा देवी ने अपने सिर पर लिए हुए दुपट्टे से एक जल्दी से तीर निकालती है और वो सौम्या को निशाना बनाते हुए उसकी तरफ उस तीर को छोड़ देती है। और जैसे ही रुद्रमा देवी ने वो तीर छोड़ा, तो वो तीर सीधा ही जाकर अब सौम्या की पीठ पर लग जाता है और सौम्या अब उस बच्ची को अपने हाथ में लेकर ही अपने घुटने के बल गिर जाती है, क्योंकि उस तीर उस सौम्या के को इतना जख्मी कर गया था कि उस तीर की वजह से सौम्या के मुंह से एक आह तक नहीं निकली और वो वहीं पर अचानक से ही गिर जाती है। सौम्या उसे एकदम तीर के वार से वहां पर गिर तो गई थी, लेकिन उसे भी अच्छी तरह से पता है कि अगर आज वो यहाँ से नहीं भागी तो ना तो आज सौम्या बच पाएगी और ना ही ये बच्ची। इससे पहले कि रुद्रमा देवी सौम्या के पास आती, बड़ी ही मुश्किल से अब सौम्या फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और सौम्या ने अब उस वक्त अपने पूरे ही शरीर की ताकत लगा दी थी ताकि वो हर हाल में इस बच्ची को और खुद को बचा सके। और फिर वो जैसे तैसे रुद्रमा देवी से उस बच्ची को बचा रही थी, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी, क्योंकि अब तक सौम्या भी पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। लेकिन तभी जब सौम्या वहां से भाग रही थी, तभी सौम्या को एक वीरान बिल्डिंग दिखाई दी, जहां पर काफी वक्त से कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा हुआ था। जैसे तैसे सौम्या अब उस बिल्डिंग के पास गई तो उसे बच्ची को एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जिससे कि रुद्रमा देवी की नजर उस पर ना जाए और वो दूसरी तरफ भागने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो वहां पर भागते हुए बेहोश हो गई थी, क्योंकि उस तीर की वजह से सौम्या का बहुत सारा ही खून बह चुका था, जिसकी वजह से अब सौम्या एकदम से ही वहां पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसके बाद क्या हुआ सौम्या को भी उसके बारे में पता ही नहीं था। अपनी बात को कहने के बाद अब सौम्या अनिका को देखकर अब कहती है, देखो पहले ही मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं है और ना ही तुम्हें वो अंजलि पसंद थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम उसके पहले ही हमें तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी और क्योंकि अंजलि तुम्हारी माँ की फ्रेंड थी तो वह हमें अंजलि भी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि हम उन दोनों से ही नफरत करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम उसके बच्चे को जान से मार देंगे। दमयंती तो बस अपने बच्चों को अंजलि के बच्चे के साथ बदलना चाहती थी। इसीलिए ही दमयंती और मैंने अंजलि के बच्चों को चुराया था ताकि हम दमयंती के बच्चे से उसके बच्चे को बदल सकें। ये कहते हुए ही अब सौम्या एकदम से खामोश हो जाती है। लेकिन अब सौम्या को खामोश होता हुआ देखकर अब प्रीति कहती है कि उस बच्चे का पिता कौन है।
प्रीति के इस सवाल पर अब सौम्या कहती है कि जिस वक्त हमने अंजलि के बच्चों को चुराया था तो उस वक्त हमें हमें गलतफहमी हो गई थी, लेकिन हमें बाद में पता चला था कि आखिर अंजलि के बच्चे का पिता कौन था। सौम्या प्रीति की तरफ देखकर कहती है कि तुम सुन पाओगी कौन है मिस अंजलि रायचंद के बच्चों का पिता। क्या तुम सच में सुन पाओगी? वो कोई और नहीं बल्कि खुद करण गुलेरिया ही उन बच्चों के पिता हैं। सौम्या की ये बात सुनकर तो प्रीति के एकदम से ही होश उड़ गए थे कि तभी प्रीति ने सौम्या के बढ़ाने की आवाज सुनाई देती है कि उस अंजलि का तो कोई करैक्टर ही नहीं था। अरे वो प्यार किसी से करती थी लेकिन बच्चे किसी के थे। यहाँ पर सौम्या बैठे बैठे ही अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे वो तो एक साथ दो भाइयों को उसने फंसाया था। उसने एक के साथ प्यार का नाटक किया और दूसरे के साथ बच्चा किया। इतनी करैक्टरलेस लड़की थी वो। ये सुनते ही प्रीति ने सौम्या के गालों पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि सौम्या जिसके बारे में इतनी बकवासें कर रही थी वो अनिका की मामी थी। इसलिए प्रीति अब अनिका की मामी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुन सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सौम्या बहुत ही गिरी हुई बातें अंजलि मामी के बारे में कह रही थी। और अब सौम्या को एक थप्पड़ जड़ने के बाद अब प्रीति ने सौम्या से कहा कि अपनी जुबान संभाल कर बोलो, तुमसे जितना पूछा जाता है बस उतना ही बताओ। ये कहते हुए प्रीति अब सौम्या के रूम से बाहर निकलकर लैब में आ जाती है कि तभी सौम्या अपने सामने खड़ी हुई अनिका को देखती है तो वो हड़बड़ा कर कहती है कि अब तो सब कुछ बता दिया है ना मैंने तुम्हें, अब क्या मेरी जान ही लेकर मानोगी क्या? अब तुम क्यों नहीं चली जाती यहाँ पर इस कमरे से? सौम्या की बात का बिना रिएक्शन दिए ही उस रूम से अब वो अनिका का कलोन भी वहां से निकल जाता है और फिर वो लैब में जाकर अब प्रीति से कहती है कि मेरी नेक्स्ट कमांड क्या है। उस कलोन की बात को सुनकर अब प्रीति कहती है कि अभी तुम उन बच्चों के साथ रहो, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। ये कहते हुए ही अब प्रीति अब सीक्रेट लैब से निकल कर आती है और फिर वो वहां से निकलने के बाद अब रोहित और गनिका के बाथरूम से बाहर आकर उनके रूम में आ जाती है। कुछ ही देर में दरवाजे को खोलकर प्रीति अब आयशा मारवा के कमरे की तरफ निकल जाती है। लेकिन प्रीति यहाँ पर जाते हुए उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ ही चल रहा था। वो अभी यही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपनी अनिका दी से ये बात कैसे कहेगी, क्योंकि सौम्या ने जिस आदमी का नाम लिया वो तो अनिका के पापा हैं। प्रीति अभी यही सोचते हुए ही अभी आयशा मारवा के रूम में आ जाती है तो वो देखती है कि आयशा आंटी का कलोन तो शांत सोफे पर ही बैठा है। यहाँ मारवा हाउस में प्रीति इसी कंफ्यूजन में थी कि वो क्या करे कि तभी प्रीति अपना फोन निकालती है और फिर अब वो जल्दी से अनिका के नंबर को डायल कर देती है, क्योंकि प्रीति इस बात के बारे में जितना ही सोच रही थी प्रीति का दिमाग उतना ही फटा जा रहा था। प्रीति किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रही थी कि आखिर उसे अनिका दी को करण गुलेरिया अंकल के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए या नहीं। लेकिन जब प्रीति को कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्रीति अब एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचती है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए उसे अनिका दीदी को इसके बारे में सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए, क्योंकि उसे अनिका दी से इस सच्चाई को नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए प्रीति अपने फोन को निकालती है और फिर वो जल्दी से अनिका का नंबर डायल कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद जब अनिका ने फोन उठाया तो अनिका ने कहा, हेलो प्रीति, क्या हुआ? कुछ पता चला? सौम्या ने कुछ बताया है क्या? वहाँ दूसरी तरफ अभी भी पेरिस में अनिका और रोहित दोनों ही अपने ही रूम में बैठे हुए थे। अनिका ने अपने फोन के स्पीकर को इधर ऑन किया हुआ था ताकि रोहित भी प्रीति से हो रही बातों को अच्छे से सुन सके। प्रीति ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दीदी, मुझे उसे इंजेक्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बस अनिका के डर ही काफी था उसका मुंह खुलवाने के लिए और उससे सच उगलवाने के लिए। प्रीति की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, क्या तुम मेरे कलोन को लेकर गई थी क्या उसके सामने? अनिका की इस बात पर अब प्रीति कहती है कि हाँ दीदी, वैसे भी आपके साथ साथ बच्चों के कलोन को भी मैंने सीक्रेट लैब में ही रख दिया है। प्रीति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक किया है तुमने। अब तुम मुझे ये बताओ कि सौम्या ने तुम्हें क्या बताया? अनिका की इस बात पर अब प्रीति कहती है कि मैं बताती हूँ दीदी, पूरी बात आपको बताती हूँ। ये कहते हुए ही अब
प्रीति को सौम्या ने जो कुछ भी बताया था वो हर एक डिटेल सारी की सारी अनीका को बता देती है। वो अंजलि मामी के कैसे उन्होंने अंजलि मामी के बच्चों को चोरी किया था, वहां से ले जाकर सौम्या ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्ची की जान बचाई थी, वो सभी। और जो सौम्या ने अंजलि मामी को लेकर बड़बड़ाते हुए बात की थी कि यहाँ पर वो लड़की तो एक कैरेक्टरलेस थी, उसने दो भाइयों को फंसाया हुआ था, वो एक से प्यार करती थी लेकिन उसके बच्चों का पिता कोई और था। प्रीति ने अनीका को ये सब बता दिया था और सौम्या ने करण गुलेरिया को अंजलि मामी के बच्चों का पिता बताया था, ये सब भी बता दिया था। प्रीति के मुंह से ये सब सुनकर अनीका और रोहित अब दोनों ही हैरानी से अब एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और फिर अनीका ने खुद की हैरानी को छुपाते हुए कहा, ठीक है प्रीति, मैं बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। प्रीति अब इससे आगे कुछ भी कहती, अनीका ने उस फोन को जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दिया था। अनीका को ऐसे फोन को बीच में ही डिस्कनेक्ट करता हुआ देखकर अब प्रीति भी एक तरफ से समझ जाती है कि उसके पापा का नाम आने की वजह से शायद अनीका थोड़ी सी परेशान हो गई है, इसलिए अपनी दीदी को परेशान होता हुआ देखकर अब प्रीति ने भी दोबारा से अनीका को कॉल नहीं किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि शायद अब अनीका दीदी सच में ही बहुत ही परेशान होगी, इसलिए अब और परेशान करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये सब बातें सुन इधर फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब अनीका रोहित की तरफ देखने लगती है। अब अनीका रोहित से कहती है, अब क्या करें मिस्टर मारवा, हर तरफ से हमें बस एक ही बात पता चल रही है, क्या सच में अंजलि मामी का और पापा का ऐसा कोई रिश्ता था? मेरे दिल ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है मिस्टर मारवा, मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। मैं अब क्या करूं, मुझे तो अब इस सिचुएशन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अनीका को इतना कंफ्यूज और पैनिक होता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, तुम बस इस वक्त अपने पापा पर भरोसा रखो अनीका, मैं बस तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम्हें बस अपने पापा पर अब भरोसा रखना चाहिए। तुम्हें याद ही होगा ना कि सालों पहले किस तरह से मेरे अपने पिता ने ही मेरी ही माँ के बारे में कितनी बकवास की थी, और फिर वो अक्षय वर्मा ने भी क्या कुछ नहीं किया था, यहाँ तक कि जब उसने माँ को किडनैप कर लिया था तो हमें ये यकीन दिला दिया था कि माँ अपनी मर्जी से ही उसके साथ गई है, लेकिन सच तो हमें बाद में ही पता चला था ना अनीका कि अक्षय वर्मा ने माँ को किडनैप किया था। ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से याद है ना अनीका, जब माँ हमारे साथ रहने के लिए आ गई थी तो किस तरह से अक्षय वर्मा ने माँ को किडनैप कर लिया था और कितने ही दिनों तक उसे अपने पास रखा था। रोहित की ये बात सुनकर अब अनीका भी एक सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अनीका भी यही सोच ही रही थी कि तभी अनीका ने देखा कि रोहित बेड से उठकर अब कहीं जा रहा है। रोहित को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अनीका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ मिस्टर मारवा, अचानक से आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अनीका के इस सवाल पर अब बिना पीछे मुड़े ही रोहित कहता है, आज हमें अपनी आंखों से ही देख लेना, आज हमें अपनी आंखों से ही देख लेंगे कि आखिर पापा का अंजलि मामी के साथ क्या रिश्ता है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनीका कहती है, वो कैसे मिस्टर मारवा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? रोहित अब अनीका को इस बात पर कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम्हें अभी मेरा साथ देना होगा। मैं जानता हूँ कि जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ शायद वो माफ़ी के लायक भी नहीं होगा। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने रूम का दरवाजा खोलकर एलिवेटर की तरफ जाने लगता है, तो वहीं अनीका भी अब रोहित के पीछे पीछे ही भागकर उसके साथ आ जाती है, क्योंकि अनीका भी अब ये जानने के लिए बहुत ही इच्छा हो रही थी कि आखिर रोहित अब क्या करने वाला है। और फिर अनीका और रोहित दोनों ही अब एलिवेटर में साथ थे। एलिवेटर में ही अब रोहित ने अनीका को अपना पूरा प्लान समझा दिया था कि अब वो क्या करने वाले हैं, और कुछ ही देर में अब वो दोनों 3rd फ्लोर पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों जब अंजलि मामी के रूम के पास चले जाते हैं तो अनीका अंजलि मामी के रूम के दरवाजे को नॉक करती है, तो वहीं अपने रूम से ही बच्चों के रूम में आ रही रिया के वहीं अभी अपने रूम से बच्चों के रूम में रिया के साथ जा रहे करण गुलेरिया ने अनीका और रोहित दोनों को ही अंजलि मामी के रूम के बाहर जाते हुए ही देख लिया था। कुछ ही देर में अंजलि मामी ने जब रूम का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने रोहित और अनीका दोनों ही खड़े हैं।
अंजलि मामी ने दोनों को अंदर आने के लिए कहा तो वो दोनों भी अब जल्दी से उनके रूम में चले जाते हैं। यहाँ थोड़ी ही दूर खड़े करण गुलेरिया ने रोहित और अनिका को अंजलि के कमरे में जाते हुए देख लिया था और उनको ऐसे जाते हुए देखकर वो परेशान हो गए थे कि आखिर रोहित और अनिका अब अंजलि से क्या बात करने के लिए गए होंगे, क्योंकि करण गुलेरिया ने बड़े ही सोच समझकर जो पासे फेंके हुए थे वो सब उसी की सोच के अनुसार थे और उनका सारा ही प्लान अभी उन्हीं की ही सोच के अनुसार चल रहा था। लेकिन अभी अचानक से रोहित और अनिका को अंजलि के कमरे की तरफ जाते हुए अब करण गुलेरिया को भी संदेह हो जाता है कि अभी अंजलि से ऐसी क्या बात करेंगे, कहीं इनको कुछ पता तो नहीं चल जाएगा। करण गुलेरिया अपनी इसी सोच में ही अब रिया से कहते हैं कि बेटा आप अपने रूम में जाओ, नानू अभी थोड़ी देर में ही वहां पर आते हैं। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है ओके नानू, और ये कहते हुए ही रिया अब अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब अंजलि मामी के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में बड़ी ही जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर रोहित और अनिका वहां पर क्या करने के लिए गए हैं। करण गुलेरिया जब अंजलि मामी के कमरे के पास जाते हैं तो वो भी अब अंजलि मामी के रूम के पास आ जाते हैं और फिर वो यही सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे अंदर हो रही बातों को सुन सके, क्योंकि करण गुलेरिया अंदर होने वाली सारी ही बातों को सुनना चाहते थे कि आखिर अंजलि मामी से ये दोनों क्या बात करेंगे। और वो जानते थे कि इस पैलेस को स्वाति ने बनाया था, इसलिए यहाँ पर हर एक रूम साउंड प्रूफ है। अंदर की बातें बाहर सुनना नामुमकिन था, इसलिए करण गुलेरिया इस बात को भी जानते थे और उन्हें यहाँ बाहर अंदर की बातें सुनाई भी नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ बाहर खड़े करण गुलेरिया अब काफी परेशान हो गए थे, यही सोचते हुए कि आखिर अब वो क्या करें। तो वहीं दूसरी तरफ अंदर रोहित और अनिका दोनों ही अब खड़े होकर बस अंजलि मामी को ही देख रहे थे। अंदर जाने के बाद रोहित और अनिका दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो चुपचाप बस एक सांस अंजलि मामी को ही देख रहे थे। रोहित ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने अंजलि मामी से कहा आप अपने बेटे को क्यों ढूंढ रही हैं मामी, क्या आप हमें बताएंगी। रोहित के इस सवाल पर अब अंजलि मामी कहती है क्या तुम्हें ये सवाल अनिका से पूछा था, वो भी तो 6 साल तक अपने बेटे को ढूंढ रही थी ना रोहित, तो वो नसीब वाली थी रोहित के उसे 6 साल बाद ही उसका इंतजार खत्म हो गया था और उससे उसका बेटा मिल गया था। उसे सिर्फ उसका खोया हुआ बेटा आर्यन ही नहीं मिला, बल्कि वो बेटा भी मिल गया था जिसके बारे में तो तुम दोनों कुछ जानते भी नहीं थे। ना अनिका कुछ जानती थी और ना ही तुम कुछ जानते थे। अनिका को देखकर अब अंजलि मामी कहती है कि तुम्हारा इंतजार अनिका 6 साल में ही पूरा हो गया बेटा, लेकिन मुझे तो इंतजार करते हुए 30 साल हो गए हैं। ये कहते हुए ही अब अंजलि मामी की आंखें भर आई थी, क्योंकि वो अपने बेटे को सच में ही 30 साल से बहुत ही मिस कर रही थी। ये देखकर अब अनिका रोहित की तरफ देखने लगती हैं। अनिका की आंखों में भी अब एक ही सवाल था कि क्या जो हम यहाँ पर करने आए हैं मिस्टर मारवा वो सही है या नहीं। रोहित ने जब अनिका की तरफ देखा तो रोहित ने अनिका को आंखों में सवाल को तभी रोहित ने अनिका की आंखों के सवाल को आंखों से पढ़ लिया था और अब वो अपनी पलकों को झपका देता है, जिससे रोहित का यही इशारा था कि उसे अभी शांत रहना चाहिए। रोहित यहाँ अब एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अपने उस बेटे के मामी ये बताओ ना कि उसका पिता कौन है। रोहित के इस सवाल पर अंजलि मामी कहती है कि तुम्हें ये क्यों जानना है रोहित के क्या मेरे बेटे को ढूंढने के लिए सिर्फ मेरा होना काफी नहीं है। अगर तुम्हें किसी पर भी मेरे बेटे होने का शक है तो तुम मेरा डीएनए सैंपल ले सकते हो, क्योंकि डीएनए सैंपल से तुम मेरे बेटे तक आसानी से पहुंच सकते हो और ये जान सकते हो कि मेरा बेटा कौन है। इसके लिए तुम्हें उसके पिता की जरूरत कहाँ से पड़ गई। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि क्या अनिका की तरह आपको भी नहीं पता कि आखिर आपके उस बेटे का पिता कौन है। रोहित यहाँ पर बड़े ही स्ट्रिक्ट एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा था। रोहित की इस बात पर अंजलि मामी कहती है तुम क्यों जानना चाहते हो। अंजलि मामी की इस बात पर अब रोहित अनिका की तरफ देखता है। रोहित को इस तरह से खुद की तरफ देखकर अब अनिका ने कहा मामी प्लीज हमें बता दीजिए कि आपके बेटे का पिता कौन है, क्योंकि हमारे लिए ये जानना सच में बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी भी प्लान्ड हुई हो और आपको भी पता नहीं हो कि आपके बेटे का पिता कौन है, जैसा मेरे साथ हुआ था।
अनिका के इस सवाल पर अंजलि अब फूट फूट कर रोने लगती है। अंजलि मामी को इस तरह से रोता हुआ देखकर रोहित और अनिका दोनों ही समझ गए थे कि उनके इस सवाल ने शायद अंजलि मामी को किसी पुराने दर्द को ताजा कर दिया है, क्योंकि वो ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि शायद उनके इस ऐसे क्वेश्चनों से शायद अंजलि मामी को उन्होंने और भी दुखी कर दिया है। अनिका अब आगे बढ़कर अंजलि मामी को संभालने की कोशिश कर ही रही थी और वो यही कह रही थी कि मामी प्लीज शांत हो जाइए, हम आपकी ही मदद करना चाहते हैं। अब अनिका अंजलि मामी को शांत कराते हुए कहती है, मामी अभी पहले आप शांत होइए और हम यहाँ पर आपकी मदद ही करने के लिए आए हैं। प्लीज हमें आप सच सच बता दीजिए कि उसका पिता कौन था। अनिका अब अंजलि मामी को शांत कराने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन अंजलि मामी तो अब फूट फूट कर रोने लगी थी। तो वहीं अब तक बाहर खड़े हुए करण गुलेरिया का पेशेंस भी अब जवाब दे चुका था, क्योंकि अब करण गुलेरिया से यहाँ बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं किया जा रहा था। करण गुलेरिया ने अब अंजलि मामी के रूम को नॉक किया, फिर आवाज लगाई कि अंजलि तुम ठीक तो हो ना। करण गुलेरिया की आवाज सुनकर तो रोहित और अनिका दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी रोहित अनिका को इशारे से कहता है कि तुम अंजलि मामी को संभालो। तब तक अंजलि मामी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ लिया था और वहां पर करण की आवाज को सुनकर अब वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। यहाँ रोहित अब दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजे को खोल देता है तो वो देखता है कि सामने हैरान परेशान करण गुलेरिया खड़े थे और फिर अब वो जल्दी से अब अंजलि मामी के कमरे में आ जाता है और फिर वो जल्दी से अब अंजलि के रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और अब वो जल्दी से अंजलि के सामने खड़े हो जाते हैं। अंजलि की आंखों में आंसुओं को देखकर अब करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि अंजलि अभी अभी रोई थी। हालांकि अंजलि ने अपने आप को काफी नॉर्मल करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ही करण गुलेरिया जान जाते हैं कि ये अभी अंजलि रो रही थी। करण ने अब अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो अंजलि? करण के इस सवाल पर अंजलि की आंखों से अब आंसू बहने लगे। करण गुलेरिया ये देखकर समझ गए थे कि आज भी उन्हें अंजलि को वैसे ही संभालना होगा जैसे 30 साल पहले संभाला था जब अंजलि का ब्रेकअप हुआ था। करण गुलेरिया ने अंजलि को अब गले से लगाते हुए कहा कि शांत हो जाओ तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें दोबारा वो सब याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो तुम याद नहीं करना चाहती। अंजलि ने अब अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि रोहित बेटा, मेरे उस खोए हुए बेटे का पिता कोई और नहीं बल्कि करण है। अंजलि मामी की बात को सुनकर जहां एक तरफ अनिका हैरान थी तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के चेहरे पर भी एक सरकास्टिक स्माइल थी, क्योंकि करण को देखकर अब रोहित भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रोहित अब अंजलि मामी से कहता है, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। ये कहते हुए ही रोहित अनिका का हाथ पकड़कर अब अंजलि मामी के रूम का दरवाजा खोल देता है और फिर वो दोनों ही उनके रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अनिका भी अब यहाँ पर बिल्कुल चुप होती है। रोहित ने अनिका का हाथ बड़े ही ध्यान से पकड़ा हुआ था और अब वो उसका हाथ पकड़ते हुए एलिवेटर की तरफ आ जाते हैं। एलिवेटर पर एक साथ आने के बाद अब रोहित फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं और अब वो फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद अब अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने कमरे की तरफ जाते हुए अब अनिका बस रोहित को ही एक नजर देखे जा रही थी और रोहित बस अनिका को अपने साथ लेकर जा रहा था। जब वो दोनों अपने कमरे के पास पहुंचते हैं तो अब वो जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं और रोहित अब अनिका को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और अब रोहित जल्दी से दरवाजे को भी बंद कर देता है। जैसे ही रोहित ने दरवाजे को बंद किया तो अनिका अब तक बिल्कुल हैरान होकर बेड पर बैठ चुकी थी। रोहित अब दरवाजे को बंद कर अनिका के पास आया। अनिका के पास आकर अब रोहित भी वहां पर अनिका के पास ही आकर बेड पर बैठ जाता है। को अपने पास बैठा हुआ देखकर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा ऐसा क्या है? क्योंकि हम जिस भी तरफ से इस बात को जितने भी जानने की कोशिश कर रहे हैं हमें बस चारों तरफ से ही सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है कि आकाश पापा का बेटा है और करण यानी के पापा ही आकाश के बायोलॉजिकल पिता हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि आकाश के पिता का तो पता नहीं है अनिका, लेकिन मैंने आज जो बॉन्डिंग पापा और अंजलि मामी के बीच देखी है ना, वो एक भाई बहन की बॉन्डिंग थी। क्योंकि अब तो मैं पूरा तरह से कह सकता हूँ कि इनके बीच में वो रिश्ता नहीं है जो हमें अब तक पता चल रहा है।
क्योंकि आज मैंने इन दोनों की बॉन्डिंग, जिस तरह से आज अंजलि मामी रो रही थी और जिस तरह से पापा उन्हें चुप करा रहे थे, वो बॉन्डिंग एक भाई बहन की थी और किसी की भी नहीं। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका भी कहती है कि इसका क्या मतलब है कि अब तक हमें ये लग रहा था कि पापा अपने भाई के लिए सिर्फ आकाश का सच छुपाना चाह रहे थे, क्योंकि आज तक तो हम यही सोच रहे हैं कि पापा अपने भाई का सच छुपा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अंजलि मामी के लिए ही उन्होंने इतने सालों तक सैक्रिफाई किया था। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हम इस बात को कम्प्लीटली नकार भी नहीं सकते हैं अनिका, क्योंकि ये भी हो ही सकता है जिस तरह से आज पापा आज अंजलि मामी को संभाल रहे थे, हो सकता है कि इसीलिए ही पापा ने यहाँ पर सारे ही एविडेंस को ऐसे रखा हो जिससे सारा ही शक इसी पर जाए कि आकाश के असली पापा करण गुलेरिया ही हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि तुम्हें याद है प्रीति ने जब हमें बताया था कि सौम्या बड़बड़ा रही थी कि अंजलि मामी ने एक साथ दो भाइयों को फंसाया है, क्या मतलब हो सकता है इस बात का? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि देखो, सौम्या की नज़र में पापा ही अंजलि मामी के बच्चों के पिता हैं, तो हम इसका यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजलि मामी जिससे प्यार करती थी या फिर वो पापा के भाई हो सकते हैं। मैं ये बात पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं सौम्या की बात पर एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अंजलि जिससे प्यार करती थी वो पापा के भाई होंगे, और बच्चे अगर वो करण गुलेरिया के बता रही है तो पक्का वो पापा के भाई ही होंगे। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि आपका अंदाजा गलत नहीं हो सकता मिस्टर मारवा। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि पापा माँ को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माँ के बिना पापा की हालत हो गई थी वो तो हम सब ने देखी ही थी, और जो इंसान अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता हो वो भला उसे धोखा कैसे ही दे सकता है। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को एक जोर से हक कर लेती है और फिर रोहित से कहती है, अब मैं शांत हूँ मिस्टर मारवा, अब चलिए आप मुझे सच बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला कि मारवा हाउस में आपको कैसे पता चला था कि मारवा हाउस पर अटैक हुआ था। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, मैं बताता हूँ अनिका, होश में आने के बाद बूढ़े बाबा मेरे चलने में हेल्प कर रहे थे। जब मेरा वहाँ पर स्वाति माँ इलाज कर रही थी तब बूढ़े बाबा ने भी मेरी बहुत ही हेल्प की थी। तभी मेरी नज़र सामने खड़ी हुई स्वाति मल्होत्रा यानी कि माँ पर गई। जब मैं धीरे धीरे बाहर गया तो मैंने देखा कि स्वाति माँ बड़े गौर से गरुड़ को देख रही थी। रोहित की ये बात सुनकर तो अनिका के दिमाग में एक बात आई कि जिस दिन किंग रोहित बनकर सुखवीर सर और बलवीर सर से बात कर रहे थे, उसी दिन अनिका ने अपने रूम की बालकनी की रेलिंग पर बड़े गरुड़ को देखा था। उस बात को याद करके अब अनिका अपने एक हाथ अपने सिर पर दे मारती है कि भला उसने इस बात को कैसे छोड़ दिया, भला उसने भी तो उस गरुड़ को देखा था, तो शायद उसी ने ही स्वाति माँ को ये सब कुछ जाकर बताया होगा। अब अनिका अपने सिर पर हाथ मारते हुए अपने मन में ही सोच रही थी कि इतनी इम्पोर्टेंट लिंक अनिका से कैसे छूट गई। अनिका ने जब उस पक्षी को, उस गरुड़ को वहां पर देखा था तो भला उसे ये बात कैसे छूट सकती है, उसने तब ये समझने की कोशिश क्यों नहीं की। अनिका को आज भी याद है कि उसने किंग के साथ मारवा हाउस जाने के लिए जिद की थी और कितना मनाना पड़ा था उसे किंग को, जब जाकर किंग अनिका को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए थे। अनिका अब यही सब सोच रही थी।